हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसे आप कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है और ना ही भैया किसी प्रकार की कोई फी पे करनी होती है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी के बारे में। क्योंकि जब से आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, जब से आपने केमिस्ट्री की ये वाली किताब ओपन की है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स अध्याय है, चैप्टर है, तब से एक शब्द आपके दिमाग के अंदर भयंकर घूम रहा है और वो शब्द कौन सा है? एंथैल्पी। और इसी एंथैल्पी को आज जो है अपन रगड़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा करता हूं कि भैया पिछले वाले एपिसोड में हमने किन किन चीजों को कनेक्ट किया था, कवर किया था, उसके बारे में एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं, सारी की सारी जो इस चैप्टर के अंदर आने वाली चीजें हैं, वो एक दूसरे से भयंकर तरीके से कैसी है? कनेक्टेड है। तो एक काम करते हैं, इस कहानी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और देखते हैं कि कहानी में अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था। बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉपी में नोट कीजिएगा और खोपड़ी के अंदर तो सेट अपन कर ही लेंगे। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और बड़ी मजेदार चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि एकदम हॉट टॉपिक है। नीट वालों का, JEE वालों का, CUET वालों का, बात समझ में आ रही है? इन सब लोगों का जो है ना एकदम ऐसा हॉट वाला टॉपिक है, मतलब प्यार है इन सब लोगों को इस टॉपिक से। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया कहानी में अब तक हमने क्या देखा। आपने कहा सर देखो अपन ने जो है कितने प्रकार की निकाय होते हैं वो देख लिए थे। बिल्कुल सही बात है। तो हमने निकाय जो होता है उसके बारे में देखा। चलिए भैया बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो निकाय जो है उसके बारे में हमने देखा 1 2 3 4 5। चलो ये सारी चीजें अपन लोगों ने देख ली थी, है ना? तो कौन सी चीजें देख ली थी उसको अपन यहां पर लिख लेते हैं। दैट्स ऑल। यार रुको यार, बहुत ध्यान से। और ये यहाँ पर ऐसे मजा नहीं आया, रुको ऐसा, ये ठीक है? यस सर। चलो भाई, तो क्या क्या हम लोगों ने देख लिया था? एक तो हमने निकाय के बारे में देखा था, बोलो यस सर। और जैसे ही हमने निकाय के बारे में देखा था, फिर हमने ये जाना कि भैया जो ऊष्मागतिकी होता है उसका पहला वाला नियम क्या होता है। मतलब ये कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम पर कैसा होता है भाई? बेस्ड होता है, आधारित होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए तो भैया हमने फर्स्ट लॉ देखा, बोलो यस सर। फर्स्ट लॉ हमने देखा, हमने यहां पर एक नई चीज जानी कि कोई भी पदार्थ जो होता है ना उसके अंदर एक आत्मा होती है। बात समझ में आ रही है? और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं भैया क्या? इंटरनल एनर्जी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा। तो हमने जब फर्स्ट लॉ के बारे में बात की तो हमने कहा कि आंतरिक ऊर्जा जो होगी उसमें जो परिवर्तन होगा वो किसके बराबर होगा? तो आपने कहा सर जितने उस पदार्थ को हम ऊष्मा देंगे जितनी उस पदार्थ को हम ऊष्मा देंगे, अरे बन जा भाई बन जा, जितने उस पदार्थ को हम क्या देंगे भाई? ऊष्मा देंगे, और जितने उस पदार्थ पे हम काम करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया ये डेल यू के बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर ये तो बहुत हलवा है। और इसी को हमने कहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। अच्छा, हमने कुछ और चीजें जानी थी, यदि आपको पता हो तो। भैया हमने डब्ल्यू रिवर्सिबल देखा था। रिवर्सिबल बोले तो क्या? उत्क्रमणीय। अब ये सवाल पैदा होता है कि सर ये उत्क्रमणीय क्या होता है? बात समझ में आई? तो रिवर्सिबल का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसको रिवर्स कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसको क्या कर सकते हैं भाई? रिवर्स कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इर्रिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय जो है वो उसको रिवर्स नहीं कर सकते आप। क्लियर है कहानी? जैसे आपने बलून में से एक होल कर दिया, ऑटोमेटिकली बलून में से जो एयर है वो पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। ये इर्रिवर्सिबल है। ये कैसी है? तो भैया इर्रिवर्सिबल है। चलो तो डब्ल्यू रिवर्सिबल के लिए यदि आपको याद हो तो हमने इस तरीके से एक शानदार वाला सूत्र भी देखा था। ठीक है जी? यस सर। और यहां पर एक लॉग भाई साहब थे, और यहां पर एक वी फाइनल था, और यहां पर एक वी इनिशियल था। कुछ एक किताबों में यहां नेगेटिव नहीं होता है, तो इनिशियल ऊपर हो जाता है और फाइनल जो है भैया वो नीचे की तरफ हो जाता है। आपने कहा सर ये सब अपन ने देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो हमने इर्रिवर्सिबल भी देखा था। इर्रिवर्सिबल मतलब अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ठीक है? और ये कौन सा था? तो भैया उत्क्रमणीय के लिए था, उत्क्रमणीय। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। रिवर्सिबल इर्रिवर्सिबल, खेल खत्म। चलिए भैया डब्ल्यू इर्रिवर्सिबल यही था ना? तो मैं यहां पर जरा ऐसा बना देता हूं मस्त वाली बात।
और हमने कहा था कि भैया PEX जो है वो बेसिकली क्या है, तो बाह्य दाब जो है, देखो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाह्य होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बोलते बाह्य है पर लिखना जब है तो फिर वो इंग्लिश के पास चले जाते हैं और इंग्लिश के हिसाब से ही लिखते हैं। बात समझ में, P एक्सटर्नल। और यदि आपको पता हो तो हमने यहां पर सॉरी डेल भी लिखा हुआ था। बात समझ में आ गई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो ये 3 4 5 घिसे पिटे फॉर्मूले जो थे वो हम लोगों ने देख लिए थे। हमने एक और सूत्र देखा था, यदि आपको पता हो कि भैया हम यदि समतापीय बोलेंगे, हम यदि समतापीय बोलेंगे तो आपको बेटा डेल यू जो है वो कितना लेना है, 0 लेना है। समतापी की जब बात होगी तो डेल यू जो आपका होगा, डेल यू क्या होगा, तो आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन है। बात समझ में आई, समतापीय प्रक्रम पे कैसा होता है, 0 होता है। ऐसा कौन बताया, हम सबके फेवरेट, क्या नाम है उनका, तो भाई जूल अंकल। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, मजेदार वाली बात। तो समतापी पे डेल यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, एक चीज और ऐड करते हैं, एक चीज यहां पर और ऐड करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। एक चीज मैं यहां पर और ऐड कर देता हूं, और वो क्या है, वो है कि यदि हम रुदोष्म प्रक्रम की बात करें, किसकी बात करें, यदि हम कहते हैं कि भैया रुदोष्म रुदोष्म रुदोष्म, यदि हम रुदोष्म प्रक्रम की बात करें, ठीक है। अब आप सर रुदोष्म ये कैसा नाम है, भैया रुदोष्म का मतलब होता है जहां पर ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है। चलो, रुदोष्म का मतलब होता है जहां पर ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, मतलब Q इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 0 होगा। तो इस सिचुएशन में आपने कहा कि सर डेल यू जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा, क्योंकि अब भाई सीधी सी बात है, Q इज इक्वल टू यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। बचेगा क्या, डेल यू इज इक्वल टू W बचेगा, उसको हम उठाकर यहां पर पटकेंगे। और क्योंकि ये रुदोष्म है, इसको अपन अंग्रेजी माध्यम में कहते हैं एडियाबेटिक, डायबिटीज नहीं, क्या एडियाबेटिक, क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक, राइट। तो हम यहां नीचे की तरफ लिख देंगे एडी, हम जो है यहां नीचे की तरफ क्या लिख देंगे, तो भैया एडी लिख देंगे, एडी। क्लियर, बड़ा लिख गया, छोटा लिख देते रहो। तो नीचे की तरफ क्या लिख देने का, तो भैया एडी लिख देने का, WAD। बात समझ में आ गई, दैट्स ऑल। तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से। 2-3 चीजें खोपड़ी के अंदर एकदम सेट रखनी है। पहला तो निकाय कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 3 प्रकार के। कौन से, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि खुला निकाय होता है, ठीक है। निकाय बोले तो क्या, सिस्टम यानी कि डिब्बा। तो आप जानते हो कि खुला निकाय होता है, बंद निकाय होता है, और एक होता है विलगित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम। ये सब कुछ मैं इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। आपको क्या करना है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप पीछे जाइए, पुराने वाले एपिसोड्स देखिए, पुराने वाले लेक्चर्स देखिए, वहां से सारी कहानी खोपड़ी के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। आओ चलो, निकाय देख लिया, फर्स्ट लॉ निपटा दिया, बोलो यस सर। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात की, बोलो यस सर। रिवर्सिबल देखा यानी कि अनुत्क्रमणीय भी देखा, समतापीय में क्या होता है ये देखा, रुदोष्म प्रक्रम क्या होता है ये सब कुछ देख लिया। बात समझ में आ गई। तो कौन से कैरेक्टर्स को देख लिया, एक बार देख ले, समझ लेते हैं अपन, है ना, मस्त वाली बात है। तो क्या क्या अपन ने देख लिया वो ध्यान से देखना, मैं ना साथ साथ में रिवीजन करवाऊंगा बेटा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये वाला चैप्टर कुछ इस तरीके से है ना कि यदि आप इसको आज पढ़कर फिर 10 दिन तक किताब ओपन नहीं करोगे, फिर 10वें दिन जब आप इसको पढ़ोगे, राइट, तब वहां पर हो सकता है कि आपको फिर से बहुत सारा कंफ्यूजन आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में नहीं है। चलो तो देखो, क्या आप P को जानते हो, आपने कहा बिल्कुल सर, प्रेशर है। V क्या है, आयतन है। T क्या है, तापमान है। N क्या है, मोलों की संख्या है। इसको अपन ने पिछले वाले चैप्टर से चुरा लिया, ये 4 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। फिर यदि आपको पता होगा तो Q क्या है, तो भाई Q है ऊष्मा। Q क्या है, तो बेटा ये है ऊष्मा। W क्या है, तो बेटा ये है कार्य। ये क्या है, कार्य, एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। और यदि आप U की बात करेंगे तो अब ये है आपका आंतरिक क्या, तो भाई ऊर्जा। खत्म मत, यही सब कुछ हमने देखा था और कुछ भी देखा था, बस खत्म हो गई बात। बात समझ में आ रही है, दैट्स ऑल। इतना नोट करेंगे आप, सब अपन पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक, आपने कहा सर बढ़िया से अपन ने इसको नोट कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अपन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भैया देखो, अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट हमने किए थे ना, वो कैसे किए, बंद डिब्बे में।
मतलब हमने कहा कि हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम ऊष्मा, द्रव्य वगैरह जितनी चीजें उन सब के बारे में पढ़ेंगे, पर डिब्बा कैसा होगा, बंद होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि उसके बाद इस कहानी को मैं आगे लेकर चलूंगा। ठीक है, अब इस बार डिब्बा अपना आज डिब्बा और दिमाग दोनों खुलने वाला है। आज जो है डिब्बा खुला रहेगा और आज ओपन सिस्टम में हम क्या करने वाले हैं, तो भैया रिएक्शंस कराने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। हमने कहा कि जब मुक्त प्रसरण होता है, मुक्त प्रसरण होता है किसका, गैस का, यही तो कहा था हमने पिछले अध्याय में, पिछले भाग में, अध्याय में नहीं, बात समझ में आई। तो इस टाइम पर यदि आपको पता हो तो P एक्सटर्नल यानी कि आपका जो बाह्य दाब था उसको कितना लिया था, तो भाई बाह्य दाब को अपने 0 ले लिया। हमने कहा भाई फ्रीली कोई गैस इधर उधर जा रही है, काहे को एक्सटर्नल प्रेशर लगाने का, गैस अपने आप इधर उधर फैल जाएगी जहां जहां उसका मन होगा, राइट। और एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा उसको हम क्या करेंगे भाई 0 कहेंगे, बाह्य दाब हमारा 0 हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, एक चीज तो बेटा हमने ये देखी थी। दूसरी बात यदि आपने देखा था कि बंद निकाय है, बंद क्या है, तो भाई निकाय है। बात समझ में, यदि आपका निकाय जो है वो बंद है, इसका मतलब आपका जो आयतन है वो कैसा हो गया। भाई एक बात बताओ, एक डिब्बा ही हमने यहां पर बना दिया, निकाय आपका बंद है, बात समझ में आ रही है। अब जब निकाय ही आपका बंद है, ढक्कन लगा हुआ है, डिब्बा आपका बंद है, तो आयतन तो फिक्स्ड हो गया ना। मतलब अब जो भी गैस का मॉलिक्यूल होगा वो इधर 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 धमा चौकड़ी मचा रहा होगा, तो आयतन कैसा हो गया भाई, फिक्स्ड हो गया। अब मैं कह रहा हूं बच्चों, जब आयतन ही फिक्स्ड हो गया, बात समझ में आ रही है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब डेल वी बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखिएगा, डेल वी बराबर 0 हो गया। डेल वी बराबर 0 काहे हो गया भाई, अरे आयतन में परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि आयतन जो है कैसा है, निश्चित है, फिक्स्ड है, तो आयतन में परिवर्तन भी आपका 0 होगा। इसको अपन यहां से हटा देते हैं। यदि ऐसा होता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि ऐसा होता है तो हमने इसके लिए एक सिचुएशन बनाई थी कि डेल यू इज इक्वल टू जो होगा, राइट, उसको हम ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आई। और इसको हम क्या बोलेंगे कि भैया आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है जब आयतन कैसा है, निश्चित है। आपको पता होगा ऐसे हम क्यों लिखते हैं, Q मतलब ऊष्मा और V मतलब निश्चित आयतन, या आप ये कह लो कि भाई फिक्स्ड है, एकदम स्थिर आयतन है, स्थिर आयतन है, कांस्टेंट है, नियत आयतन है। बात समझ में आ गई। आपने कहा हाँ जी सर, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलो फिर से बता दूं, चैप्टर एकदम हलवा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस कहानी सिर्फ इतनी सी है कि इस चैप्टर में राइट बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अब जब बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं तो कनेक्ट करना भी जरूरी हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो तो ये बात अपने समझ में आ गई कि भैया डेल यू जो होगा वो आपका क्यू वी के बराबर होगा, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया। एक और चीज अपन देख लेते हैं, फिर से याद करवा देता हूं, रुद्धोष्म, रुद्धोष्म यानी कि एडियाबेटिक, जब Q इजिकल टू कितना होता है आपका 0 होता है। और तीसरी एक और चीज बात करवा देते हैं कि भैया कभी यदि समतापीय की बात हो, पिछले वाले पार्ट में भी हमने लिखा था कि यदि समतापीय की बात हो तो उस सिचुएशन में डेल यू इजिकल टू कितना होता है, 0 होता है। चलो ये पूरा मैंने अभी तक का आपको बता दिया, ठीक है। चलो अब बताओ, एक चीज इस पे अपन ने डिस्कस नहीं की हुई है, ये तो आपने देख लिया। अब भैया एक चीज जो है वो हमने इसमें डिस्कस की ही नहीं कि सर अभी तक डिब्बा बंद था, पर भैया अधिकांश जो रिएक्शंस होती है उसमें डिब्बा कैसा होता है भाई, खुला होता है। अरे बड़ी सिंपल सी कहानी, जब आप एक परख नली यानी कि टेस्ट ट्यूब लेकर आप उसको गर्म करते हो लेबोरेटरी में, उसका हैप्पी बर्थडे मनाते हो। आप जब एक परख नली लेकर उसको भैया गर्म करते हो, बात समझ में आ रही, जब आप एक परख नली में कुछ लेते हो और जब उसको गर्म करते हो तो जो परख नली है वो ऊपर से तो खुली रहती है ना। जो परख नली है वो ऊपर से कैसे रहती है भाई, खुली रहती है। मतलब ये कि ये होता है खुला क्या, तंत्र। और पढ़े लिखे लोग इस तंत्र को क्या बोलते हैं, तो भाई निकाय बोलते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो पढ़े लिखे लोग इसको क्या बोलते हैं भाई, निकाय यानी कि डिब्बा। क्लियर है कहानी। तो अब से हम क्या बात करने वाले हैं,
कि क्या हो यदि रिएक्शंस जो है वो खुले तंत्र में होती है, ओपन सिस्टम में होती है। मतलब अब आपका जो आयतन है उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर जो दाब है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी तक हमने आयतन को फिक्स्ड किया था, अब जो दाब है उसको हम क्या कर रहे हैं भैया, फिक्स्ड कर रहे हैं। तो आज की जो पूरी क्लास होगी उसमें अब हम क्या देखने वाले कि जो हमारा आयतन है उसके साथ जो होना है होता रहे, पर दाब जो है वो कैसा रहेगा, एकदम फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है कहानी? दाब कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पर सीधे लिख लो ऐसे कि अब के बाद पूरी क्लास में दाब कैसा रहेगा, तो फिक्स्ड रहेगा। दाब जो है वो आपका एकदम स्थिर रहेगा, दाब में कोनो परिवर्तन नहीं होने वाला। क्लियर है कहानी में? यस सर, नोट करो रे बाबा। डन डन डन, यस सर, खत्म किया। अरे खेल ही खत्म हो गया, इतनी सी तो बात थी। बात समझ में? आओ पहली लाइन से शुरुआत करते हैं, आइए। क्या बोलेंगे सर, शुरुआत तो पहली लाइन से ही होती है। अरे नहीं भैया, अपनी शुरुआत रिवीजन से होती है। अभी तक जो पढ़ा आप पिछली कक्षाओं में वो भी तो पता होना चाहिए ना, नहीं तो भूल जाओगे, फिर मैं वैसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, चलो चलो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो देखो बेटा, देखो देखो देखो, कुछ पुरानी चीज है कि स्थिर दाब और ताप पर जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं वे सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के कारण नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब हम थोड़ा डीप में जाए और हम कहें कि भैया सुनो ना, एक बड़ी अच्छी वाली बात बताते हैं आपको, सुनो। हमने यहां पर एक डिब्बा रखा हुआ है, बात समझ भाई। हमने जो है यहां पर एक डिब्बा रखा हुआ है और हम कह रहे भाई स्थिर दाब है और ताप है। अरे बाबा, मतलब P बराबर आपका, देखो P और T जो है वो स्थिर है, P है और T है, ये दोनों कैसे भाई, स्थिर है। मतलब अब तापमान में और दाब में कोनो परिवर्तन नहीं होगा। डिब्बा जो है, डिब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है, कोई चीज रखी हुई है। ये जो वस्तु होती है इसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो पदार्थ रखा हुआ है, यदि आप इसको गर्म करते हो, बात समझ भाई। अब देखना मैं क्या कह रहा हूं। तो स्थिर दाब और ताप पर जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं वो सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होते हैं, बल्कि उसमें प्रसरण भी हो सकता है और संकुचन भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? अब इसको अपन कैसे समझेंगे, बड़ी सिंपल सी कहानी सुनो। बहुत मस्त वाली बात, ऊष्मा के देने से इसके अंदर के जितने भी कण होंगे उन सब की धमा चौकड़ी मच जाएगी। बोलो यस सर। उन सब की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, भाई उसमें परिवर्तन आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप इसमें ऊष्मा क्या करोगे भाई, प्रसारित करोगे, वैसे वैसे अंदर के जो कण है उनकी गतिशीलता में असर पड़ेगा। बोलो यस सर। उसके कारण क्या होगा बेटा, जो पदार्थ है उसमें प्रसरण भी हो सकता है और भी क्या हो सकता है, तो संकुचन भी हो सकता है। पदार्थ में प्रसरण भी हो सकता है, संकुचन भी हो सकता है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी कण होंगे उनके बीच की दूरी में परिवर्तन होगा। बिल्कुल सही बात। तीसरी बात यह कि जब उन दूरी में परिवर्तन होगा तो उनके बीच में बनने वाला जो आबंध है उसकी ताकत में भी परिवर्तन होगा। ये पहले तो एक दूसरे से बढ़िया से कनेक्टेड थे, अब आपने बाहर से जो है वो क्या दे दी, तो ऊष्मा दे दी, ऊर्जा दे दी, सॉरी, ऊष्मा दे दी और क्या दे दी भाई, ऊर्जा दे दी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कुछ और भी चीजें हैं जिसके कारण यहां पर प्रसरण और संकुचन हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम स्थिर दाब की बात करेंगे और स्थिर दाब पर होने वाले ऐसे वाले सारे परिवर्तन की यदि हम बात करेंगे, तो इस सब परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए फिर हमने एक नया शब्द निकाला और एंट्री होती है किसकी, जिसको मैंने अभी तक बोला ही नहीं था, एंथैल्पी। बहुत ध्यान से देखिएगा। और फिर एंट्री किसकी होती है भैया, इस पूरे चैप्टर का दिल, मस्तिष्क, जिगर, लीवर, किडनी विडनी सब, बात समझ में आई। फिर एंट्री किसकी होती है, एंथैल्पी की होती है। हमने कहा अब आयतन चाहे जो भी हो, पर आप जो दाब लेंगे वो कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर होगा। तो एंथैल्पी हमेशा कब कैलकुलेट की जाती है, स्थिर दाब पे। बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, एंथैल्पी जो है वो हमेशा स्थिर दाब पर कैलकुलेट की जाती है। नोट करेंगे आप इसे, ठीक है। चलो, और इसे जो है बेटा हम लोग हीट कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं
और इसको हम दर्शाते हैं किससे? H से। इसलिए आप देखना जब भी बात एंथैल्पी की आती है राइट, तो हम इसको दर्शाते हैं किससे? H से। यहां तक ठीक? पक्का? अब देखो खेल क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। इसके बाद बस कुछ नहीं, एक डेरिवेशन करेंगे, एकदम ऐसा घिसा पिटा लल्लू सा डेरिवेशन करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो भैया आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा, देखो जो पीवी है वो क्या है भाई? दाब आयतन ऊर्जा है। जो पीवी आप दे रहे हो वो बेसिकली क्या है? तो भाई दाब आयतन ऊर्जा है। बोलो यस सर, ठीक। तो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता है। वो भी कब? जब हम बात करते हैं स्थिर दाब पर। किस पर? तो जब भी बात स्थिर दाब की होगी, मतलब प्रेशर में कोनो वेरिएशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई दाब नहीं, बात समझ में? तो जब भी आप स्थिर दाब की बात करोगे उस समय पर जो भी आंतरिक ऊर्जा होगी और जो भी दाब आयतन ऊर्जा होगी, ये वही वाली ऊर्जा है। पता है दाब आयतन ऊर्जा कौन सी है? वो जो प्रसरण हो रहा था, ये देखो कहा गया, रुको, ये देखो, हमने क्या कहा? वो जो प्रसरण हो रहा था द्रव में या फिर संकुचन हो रहा था द्रव में, बात समझ में आई? तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे भैया आपकी दाब आयतन ऊर्जा, बात समझ में? तो आंतरिक ऊर्जा और दाब आयतन ऊर्जा के योग को हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाई एंथैल्पी बोलेंगे। मतलब सीधी सी बात है कि पिछली कक्षा में हमने यू के बारे में बात की थी, बात समझ में? पिछली कक्षा में हमने यू के बारे में बात की थी, इस कक्षा में हम एच के बारे में बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, यू बोले तो यू, एच बोले तो हम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो इस कक्षा में आज की पूरी क्लास का जो मेन हीरो है वो है ये एच। नोट करो, चलो बात समझ में? पक्का? तो भैया आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी दोनों को हम क्या बोलेंगे? तो भैया अवस्था फलन बोलेंगे, यानी कि स्टेट फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यह सिर्फ निकाय की अवस्था पर क्या करते हैं? तो निर्भर करते हैं। बात समझ में आ रही है? पर यह उस पथ जिसके द्वारा अवस्था प्राप्त की जाती है उससे क्या होते हैं? तो भाई स्वतंत्र होते हैं। तो अब बढ़िया तरीके से इतना तो नोट करेंगे ही करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे। तो एक बात क्लियर हो गई कि H बराबर जो है वो क्या होगा? U प्लस PV। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, गर्दा उड़ाएंगे, हीरो बन जाएंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कहां पूछ लिया जाता है? नीट के साथ साथ JEE में भी, ठीक है। चलो पक्का? यस सर। देख लो सारे पॉइंट्स को। अब यदि ये ठीक है तो एक काम करते हैं फिर, है ना, थोड़ा और खुरापात करते हैं। जब ये समझ में आ ही गया अपने कि अच्छा सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, अंदर प्रसरण और संकुचन भी होता है, जिसके कारण दाब आयतन ऊर्जा जो होती है उस पर भी परिवर्तन होता है। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा और खुरापात करते हैं, थोड़ी और मजा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब भैया खुरापात करने के लिए अपने को करना क्या है? देखो ये वाली बात तो अपन पहले ही जान चुके हैं। बोलो यस सर। बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को अपन जो है पहले ही जान चुके हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि भैया जब मैं स्थिर दाब की बात करूंगा, जब मैंने कहा कि दाब जो है वो कितना हो जाएगा भाई? स्थिर हो जाएगा, तो कुछ नहीं करने का, सीधे सीधे क्यू के नीचे पी पटकने का। आयतन यदि स्थिर है तो वी पटकने का, दाब यदि स्थिर है तो पी पटकने का। बड़ी सिंपल सी कहानी। चलो इस इक्वेशन के साथ जो है करते हैं छेड़खानी। डेल यू इज इक्वल टू, चलो भैया करते हैं इसके साथ छेड़खानी, आ जाओ। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक समीकरण है जिसमें डेल यू है और ये है आपका, ठीक है, कितना? QP माइनस पी डेल वी। आपने कहा अरे सर ये तो बहुत बढ़िया, इसको अपन ने कह दिया बेटा समीकरण नंबर 1। इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। बड़े ध्यान से देखना, फॉर्मूले बनते जाएंगे और कारवा आगे बढ़ता जाएगा। अब एक बात बताओ, ये जो डेल यू दिख रहा है आपको, डेल्टा यू दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो भाई काम करते हैं, इस पूरे टर्म को इस तरफ लेकर चलते हैं। तो ये QP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो भाई डेल यू प्लस पी डेल वी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलो यस सर। ये तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब एक सूत्र तो आपको ये वाला मिल गया। चलो थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा भाई QP इज इक्वल टू वॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि आपने कहा सर ये बहुत सिंपल,
2 माइनस 1 करेंगे तब तो डेल्टा मिलेगा। और साथ में यदि हम देखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, V2 माइनस V1 लिख सकते हैं, यही वाली बात है। यस सर। और क्या कर सकते हैं तो भैया U2 माइनस U1 प्लस यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, P, इसको अपन ऐसे कर देते हैं, राइट, PV2 माइनस ऑफ क्या आ सकता है तो भैया PV1 आ सकता है। बोलो यस सर। अब एक काम करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं, 2 वाले को 2 वाले के साथ रख देते हैं, 1 वाला जो होगा उसको 1 वाले के साथ रख देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, चलो आ जाओ। तो मैंने कहा भैया एक काम ऐसा है तो U2, फिर ये आपका क्या था भाई, माइनस था, यहां पर प्लस लगा हुआ है तो ठीक है भैया, PV2 ये लो जी, और यहां से अपन लेते हैं माइनस U1 माइनस PV1, ठीक है जी, ये भी हो गया। एक काम करते हैं, यहां से ना नेगेटिव कांस्टेंट निकाल लेते हैं, नेगेटिव जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, अंदर जो है पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, तो U2 प्लस हो जाएगा आपका PV2 माइनस यहां पर हो जाएगा U1 प्लस PV1। अरे बाबा, कुछ तो निकल कर आया, बढ़िया चीज निकल कर आई। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था H इज इक्वल टू वॉट, U प्लस PV, कहीं लिखा था क्या? H इज इक्वल टू वॉट, U प्लस PV, कहीं तो लिखा था। यस, अभी हमने देखा था कि भाई जो H है, H इज इक्वल टू वॉट, U प्लस PV, यही अपन ने लिखा था। बोलो यस सर, इसको तो इधर अपन आगे लेकर चलते हैं। तो वो हो गया ना वहां पर, तो देखो ना बेटा, तो H इज इक्वल टू U प्लस PV के साथ वो रेप्लिका कर तो रहा है। इसका मतलब ये कि यदि मैं इसको ध्यान से देखूं, राइट, ठीक है, तो इसको हमने एक समीकरण दे दिया, हमने कहा हम इसको सेकंड समीकरण देते हैं, बात खत्म। हमने इसको एक नया नाम दिया, समीकरण नंबर कितना, 2। अब बताओ मेरे को, क्या इस डेरिवेशन में कोई दुख दर्द? देख लो एक बार, रोको स्क्रीन को, देखो। आपने कहा सर कोई दुख दर्द है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब एक बात बताओ, हमको यहां लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि H बराबर जो है वो है U प्लस PV। हम जानते हैं कि भैया H बराबर U प्लस PV होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। तो इसको देखकर ये फील नहीं आ रहा कि इसको मैं H1 लिख दूं, मतलब मैं कह रहा हूं भाई H इज इक्वल टू U प्लस PV है, तो इसको देखकर फील नहीं आ रहा कि इसको मैं जो है H2 लिख दूं, और इस वाले को देखकर ये फील नहीं आ रहा कि मैं इसको H1 लिख दूं। बिल्कुल हम इसको लिखेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस समीकरण को ही बदल देते हैं, चलो समीकरण को ही बदल देते हैं। तो अब हम यहां पर QP इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, राइट, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, H2 माइनस कितना हो जाएगा भाई, H1 हो जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। एक और चीज हम यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट, QP इज इक्वल टू व्हाट, डेल ऑफ H। तो बेटा एक नया सूत्र अपने को मिला। बात समझ में आई? मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी कि जब दाब कैसा होगा, एकदम स्थिर होगा, राइट, तब परिवर्तन किस में होगा, एंथैल्पी में होगा। ऊष्मा सप्लाई करने पर, ऊष्मा देने पर, एनर्जी देने पर परिवर्तन किस में होगा, तो भाई एंथैल्पी में होगा। और जब आयतन कैसा होगा, एकदम स्थिर होगा, तब परिवर्तन किस में होगा, तो भैया इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा में होगा। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर कर दो, ये कर दिया कंफ्यूजन, ये ठीक है, ये देखा था अपन ने, जल्दी से बोल दो हाँ सर ये भी देखा था अपन ने, ये देखा था भाई। सीधी सी बात कि डिब्बा, देखो आयतन कैसा है, बहुत ध्यान से देखना, आप जो चीज बता रहा हूं, आयतन कैसा है, स्थिर है, मतलब डिब्बा कैसा है, बंद है। अरे बाबा, बहुत शानदार वाली बात। यहां पर यदि आप देखेंगे, राइट राइट राइट, तो भैया यहां पर दाब जो है वो कैसा है, स्थिर है। बोलो यस सर। और डिब्बा कैसा है, खुला है। अब सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से, डिब्बा कैसा है, खुला है। ठीक है जी, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है, कि जब तक डिब्बा आपका बंद है, जब डिब्बा बंद है, आयतन स्थिर है। जब आप ऊष्मा देंगे, जब आप ऊष्मा देंगे तो परिवर्तन किस में होगा, तो भैया आंतरिक ऊर्जा में। और जब डिब्बा खुला है, जब आप ऊष्मा देंगे तो परिवर्तन किस में होगा, तो एंथैल्पी में। बस यही फर्क है आंतरिक ऊर्जा और एंथैल्पी में, बाकी कोई फर्क ही नहीं है। बात समझ में आई? मतलब डिब्बा बंद है या डिब्बा खुला है, इस पर डिपेंड करता है
बहुत ध्यान से देखेंगे, डिब्बा बंद है या डिब्बा खुला है, इस पर डिपेंड करता है कि किस चीज में परिवर्तन आएगा। फिर से बता देते हैं, आयतन यदि स्थिर है, डिब्बा यदि बंद है, तो परिवर्तन आएगा आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी में। बड़ी शानदार वाली बात। अब डिब्बा यदि खुला है तो दाब आपका स्थिर हो गया, तो अब परिवर्तन किस में आएगा? आपकी इंटरनल नहीं, एंथैल्पी में। क्लियर है? यस, नोट कर लो रे बाबा यहां तक। ये वाला तो कर अपन पहले ही कर चुके बेटा, अभी सब दिमाग में फिट करूंगा, रुको जरा, कर लो फिट। ठीक है, ओके, कोई दुख दर्द नहीं। तो ये हो गया यहां पर डेरिवेशन समाप्त। इसके आपको 2 से 3 अंक मिल जाएंगे जैसे जैसा आपके स्कूल में पूछा जाएगा। एंथैल्पी के लिए एक जो है डेरिवेशन की बात की जाती है, उठा के पटक देना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा और खेल खेलते हैं, इस खेल को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। आइए 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 आइए। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमने H बराबर U प्लस P डेल V देखा था? इसको आप कोई भी समीकरण नंबर 3 कह दो। ठीक है, अब यदि मैं लिखता हूं कि यदि समीकरण 3 के सभी 3 के गुणधर्म कैसे हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। ठीक है जी, कैसे हो रहे हैं? परिवर्तित हो रहे हैं। बस आपको कब परिवर्तन करना है भाई? स्थिर दाब पर करना है, स्थिर जो है दाब पर करना है। दैट्स ऑल। मतलब दाब जो है वो स्थिर रहेगा, बाकी तो खेल खेल लेंगे अपन। ठीक है जी, ऐसे मत करो यार। ठीक है, तो दाब जो है वो कैसा रहेगा भाई? स्थिर रहेगा। तो मैंने कहा कि काम करते हैं, डेल्टा पटकते हैं। इस अध्याय से और इसके पहले वाले अध्याय से अपन ये तो सीख ही चुके हैं कि डेल्टा कब पटकने का? जब अपने को परिवर्तन चाहिए, जब चेंज चाहिए। चलो, तो यहां पर भी डेल्टा आ जाएगा, फिर भैया यहां पर भी डेल्टा आ जाएगा। बात समझ में आई? पर आप कह रहे हो कि सर दाब जो है वो स्थिर है, दाब शून्य नहीं है। दाब कैसा है भाई? दाब आपका स्थिर है, मतलब दाब में तो चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो भैया ये लो, डेल एच इज इक्वल टू व्हाट? डेल यू प्लस डेल्टा हट जाएगा और डेल्टा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। पी के आगे क्यों नहीं रहेगा? देखो पी के आगे भी रहता, पर दाब अपन ने कैसा ले लिया भाई? स्थिर ले लिया। अब जब प्रेशर ही स्थिर है, कांस्टेंट है, तो पी तो आपका वैसे ही रहेगा, पर आयतन में परिवर्तन हो सकता है, तो ये आपका डेल पीवी होगा। तो एक सूत्र ये अपने को मिला। बात समझ में आई? तो एक सूत्र अपने को ये मिला। सारे सूत्रों को दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि यहां पर फॉर्मूला ही सब कुछ है। क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम आएंगे और न्यूमेरिकल्स सॉरी ज्यादा आएंगे। तो एक नया सूत्र अपने को मिल गया। ठीक है, चलो, कोई दुख दर्द सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भैया एक सूत्र ये मिला, एक और आपको ये मिला, और एक सूत्र अपने को वो ऊपर था ही। ठीक है, उसी को अपन ने थोड़ा एडिट वेडिट कर दिया, मिर्च मसाला लगाया और ये सूत्र मिल गया। देखो इसको ही थोड़ा मिर्च मसाला लगाया, ये सूत्र मिल गया। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। नोट कर लो रे बाबा यहां तक। चलो, खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। कहां पहुंच गए अपन लोग? बहुत आगे पहुंच गए अपन लोग। ठीक है, आ जाओ। हाँ सब निपटा दिया, हाँ सब निपटा दिया, ये सब निपटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज याद रखनी कि जो आपकी एंथैल्पी है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन, यानी कि अवस्था फलन। ठीक है, चलिए, तो H हो गया, U हो गया, P हो गया, V हो गया, ये सारे के सारे जो हैं कैसे हैं भाई? अवस्था फलन यानी कि स्टेट फंक्शंस है। चलो भैया एक और काम की बात पर आते हैं। राइट, चलो एक और काम की बात पर आते हैं। क्या ये सब कुछ हम देख चुके हैं? हाँ जी, ये सारे फॉर्मूले वगैरह जो है अपन सब देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और अपन आगे चलते हैं। ठीक है, चलो, ठीक 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 ठीक। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे आप सभी। अब अभी तक हमने जो सीखा उसको दिमाग के अंदर अपन फिट कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात, रिवीजन को साथ साथ पे करते जाएंगे। चलो, तो मेरे को एक बात बता दो, यदि मैं डेल यू लिखता हूं तो मुझे यहां पर क्या लिखना है? और डेल एच यदि मैं लिखता हूं तो मुझे यहां पर क्या लिखना है? बात समझ में आई? तो भैया जब हम डेल यू की बात करेंगे, डिब्बा आपका बंद होगा, आयतन आपका कांस्टेंट होगा, और जब हम डेल एच की बात करेंगे तो दाब आपका स्थिर होगा। मतलब ये कि देखो ये कब होता है? आंतरिक ऊर्जा की यदि आप बात करेंगे
तो भैया आयतन जो है वो कैसा होगा, स्थिर। आयतन स्थिर होने का मतलब डिब्बा बंद। आयतन स्थिर होने का मतलब जो डिब्बा है वो कैसा है भाई, बंद है। डिब्बा बोले तो निकाय। इसका मतलब क्या हुआ, दाब जो है वो कैसा है भैया, स्थिर है। आपने कहा ओके गुरुजी, मतलब डिब्बा कैसा है, वो खुला है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बस इतना ही डिफरेंस था। बोलो यस सर। एक और चीज हमने निकाली कि H इज इक्वल टू जो है, H इज इक्वल टू जो है वो U प्लस क्या हो गया, PV हो गया। बात समझ में। एक और फॉर्मूला हमने निकाला कि डेल H जो है वो किसके बराबर हो गया, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, डेल U प्लस P डेल V के बराबर हो गया। बोलो यस सर, खत्म बात। ये लो एक नया निकल कर आया, एक और हीरोपंती निकल कर आई। बात समझ में आ गई, नोट करो। ठीक है, पक्का, चल ठीक। चलिए, तो वो सब दिमाग में अब फिट हो गया कि जो भी सर स्थिर रहेगा उसको नीचे पटक देंगे। बहुत सिंपल वाली बात, एकदम चिल मारो, सब कुछ दिमाग के अंदर फिट। फिर क्विक रिवीजन में और निपटा देंगे इसको। ठीक है जी, चलिए आइए। अब क्या होता है देखो, अब गैसों के लिए तो ये बड़ा अच्छा है, गैसों के लिए तो ये बड़ा अच्छा है। और आपको यहां पर पीवी भी दिख रहा होगा, बात समझ में। आपको यहां पर पीवी या पी डेल वी दिख रहा होगा। और जैसे ही अपने दिमाग में पीवी या पी डेल वी आता है, हमारे दिमाग में आता है कक्षा 11वीं का 5वां अध्याय, जो कि इसके पहले वाला अध्याय भी है, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं। वहां पर हम देखते हैं क्या, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। तो इस इक्वेशन के साथ हम थोड़ी बहुत और छेड़खानी जो है वो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। देखो बेटा, ठीक है, यस सर। अब देखो, मैंने कहा आपसे कि बताओ जरा, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एनआरटी होता है। बात समझ में आ गई, यस सर। आपने कहा सर पी डेल वी यदि होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डेल एनआरटी होगा। मतलब जब आयतन जो है V1 होगा तो मोलों की संख्या भी कितनी होगी, हमने कहा कोई रिएक्शन हो रही, मोलों की संख्या N1 हो जाएगी। जब आयतन जो है V2 होगा तो मोलों की संख्या N2 हो जाएगी। ठीक है, गोला मार देते दोनों के आसपास, रुको। यही वाली बात हुई ना, हाँ ना, पक्का। तो भाई जहां पर P डेल V लिखा हुआ है वहां पर मैं डेल एन आर टी भी तो लिख सकता हूं। जहां पर P डेल V लिखा हुआ है वहां पर मैं डेल एन आर टी लिख सकता हूं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये जो आपका समीकरण है अब ये बदल जाएगा। डेल एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल एन आर टी। और यहां पर जो डेल एन है आपका वो क्या होगा, डेल बोले तो परिवर्तन, हम उसको डेल कहते हैं। तो डेल एन जो है वो क्या होगा, तो इसका मतलब सीधे सीधे से है कि प्रक्रम के दौरान, हम इसको क्या बोलेंगे, डेल एन, प्रक्रम के दौरान मोलों, भाई कोई रिएक्शन तो होगी ना, मोलों की संख्या में परिवर्तन, खत्म बात। पटक दो रे बाबा, बहुत सिंपल सी बात। तो ये हो जाएगा आपका डेल एच इज इक्वल टू वॉट, डेल यू डेल एन आर टी। ठीक है बेटा, मस्त वाली बात, कॉपी में नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हो गया, सब मिल गए फॉर्मूले अपने को बहुत सारे। ठीक है, चलो चलिए भैया। तो आपने कहा कि सर देखिए डेल एन जो है वो है प्रक्रम के दौरान मोलों की संख्या में परिवर्तन। अब ये जो प्रक्रम है यदि ये रासायनिक है तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई V1 जो रहेगा आपका वो किसके लिए हो जाएगा, अभिकारक के लिए हो जाएगा। बोलो यस सर। अभिकारक में सिर्फ गैसीय आयतन, आपको कौन सा लेना है, तो आयतन सिर्फ गैसीय लेना है। पूछो क्यों, क्योंकि भाई जल की यदि आप बात करें, द्रव की यदि आप बात करें, या फिर आप ठोस की बात करें, तो वहां पर आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अभिकारक का ये क्या होगा भाई, आयतन होगा। और कैसा आयतन होगा, तो भैया गैसीय आयतन होगा।
गैसीय आयतन होगा। और V2 की यदि आप बात करेंगे तो ये V2 क्या होगा, तो ये उत्पाद 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 का क्या होगा, तो भाई गैसीय आयतन होगा। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया उत्पाद का गैसीय आयतन। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर, बहुत शानदार वाली बात। ठीक है, चलिए तो बात खत्म हो गई। तो रिएक्शन यदि हो रही है तो आपको ये जरूर देखना है गैसीय में, गैसीय अवस्था के ही आपको जो मोल है वो आपको लेने हैं। ठीक है जी, चलो ये दोनों चीजों को ऐड कर लो, एक सवाल करेंगे, बढ़िया से कहानी दिमाग के अंदर क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। आ जाओ, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में बिना न्यूमेरिकल्स किए कहानी जो है वो दिमाग में सेट नहीं हो सकती है। चलिए भैया, तो हमने काम किया, हमने जो है ये देखो ये वाली इक्वेशन निकाली थी, बोलो यस सर, बिल्कुल निकाली थी ये वाली इक्वेशन। तो P डेल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल N, देखो P डेल V को हमने कितना लिखा था, थोड़ा बड़का लिखना पड़ेगा, डेल N RT, पर हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ गैसीय के लिए, देखो ये था ना डेल एन आर टी, नीचे की तरफ जो है आप G लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, तो भैया आप G लगा देंगे, क्योंकि हम सिर्फ गैसीय आयतन और गैसीय मोलों में जो परिवर्तन है सिर्फ उसकी बात करेंगे। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर यस सर यस सर। इसीलिए इधर पे G पटक देने का और हीरो बन जाने का। ठीक है जी, चलो नोट करेंगे बेटा, मस्त वाली बात। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो ये इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा। सेम समीकरण आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है जी, यस सर। तो डेल एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल एन आर टी, है ना। और नीचे जी क्यों लगा है, क्योंकि हम गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलो भैया और आगे बढ़ने वाले, एक सवाल यहां पर दिया गया है कि जलवाष्प को आदर्श गैस मानते हुए, ओके, मतलब यहां पर फिर जितनी चीजें हैं वो किसके लिए हो रही है भाई, आदर्श गैस के लिए हो रही है। जलवाष्प को आदर्श गैस मानते हुए 100 डिग्री सेल्सियस पे, और जब भी तापमान दिया होता है हम उसको परिवर्तित कर देते हैं किस पे, केल्विन में। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, तापमान जो है वो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये हो गया आपका 373 केल्विन। चलो, एक बार दाब पर, दाब जो है वो कितना दिया है, तो भैया एक बार दिया है, एटीएम नहीं दिया, एक बार दिया। ठीक है, एक मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन 41 किलो जूल प्रति मोल पाया गया है। ओके भैया, ठीक है, मतलब मोलों की जो संख्या है ना, हम यहां पर लिख लें मोलों की जो संख्या है, मोलों की संख्या जो है वो कितनी ली गई है, तो भाई एक ली गई है, पर हमें सिर्फ गैसीय मोल लेने होते हैं। चलो अभी क्वेश्चन के समय अपन देख लेंगे। ठीक है, तो जलवाष्प को आदर्श गैस मानने पर इस तापमान और दाब पर एक मोल जल के वाष्पीकरण में परिवर्तन इतने मोल पर जो है आपका पाया गया है। आपको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना जो है वो करनी है। बात समझ में? अब ये रिएक्शन कैसी हो रही है पहले उसी को अपन देख लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास पानी है, हम पानी को गर्म करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। तो ये आपकी द्रव अवस्था है, द्रव्य नहीं, ये द्रव अवस्था है। इसको हमने क्या किया, तो भाई ऊष्मा दिया। जैसे इसको हमने ऊष्मा दिया तो अब ये कौन सी अवस्था में आ गया, तो भाई गैसीय अवस्था में आ गया। कितना लिया, तो एक मोल यहां भी था, एक मोल यहां भी था। बात समझ में? पर बेटा अब जो चीज बता रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। अब यदि मैं आपसे ये पूछूंगा ना कि बताओ जरा मोलों में अंदर कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर एक मोल यहां भी था, एक यहां भी था, एक में से गया तो शून्य हो गया। और यहां पर आपका आंसर जो है वो भी कैसा हो जाएगा भाई, शून्य हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, दो सिचुएशन गिवन है, आंतरिक ऊर्जा अपने को जो है वो निकालनी है, मतलब डेल यू जो है वो निकालनी है। तो सवाल देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया गया है, तो भाई ये डेल एच दिया गया है, परिवर्तन हो रहा है ना। बात समझ में आई? तो ये डेल एच जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। ठीक, चलिए अब दो अलग अलग केसेस दिए। एक दिया है कि एक मोल जल को एक बार, यही ऊपर वाली सिचुएशन में वाष्पीकृत कर रहे हैं। मतलब ये कि पहली वाली जो समीकरण है उसमें ये हो रहा है कि H2 जो वहां पे लिखा हुआ है ना वही हो रहा है गैसीय अवस्था में। दूसरा, एक मोल जल जो है उसको बर्फ में परिवर्तित कर रहे हैं। अरे बाबा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है,
पहले वाले में कह रहे हैं कि भैया 1 मोल जल जो है उसको अपन गर्म करेंगे और इतना गर्म करेंगे कि वो वाष्पीकृत हो जाए। दूसरी सिचुएशन में कहा गया है कि 1 मोल जल को अपन बर्फ में परिवर्तित कर देते हैं। तो दो अलग अलग सिचुएशन है। अब मैं जो चीज लिख रहा हूं उसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो इसको हटाते हैं यहां से। पानी को जब भाप बनाओगे तो आयतन में परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहां पर आयतन में परिवर्तन कैसा होगा, आयतन में परिवर्तन कैसा होगा भाई, ज्यादा होगा, ज्यादा। और यदि आप यहां पर देखोगे तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा, बहुत कम। 1 लीटर की आप बोतल में यदि पानी लेते हो, उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हो, अभी तो गर्मियों का टाइम शुरू हो गया तो यही चलेगा। बात समझ में आ रही है कि बोतल लेनी है, पानी भरना है, फ्रिज में उसको डालना है, एक अलग नया टेंशन वाला काम चालू हो जाता है गर्मियों के टाइम पे। बात समझ में? तो मैंने कहा भैया कि यहां पर जो आयतन में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखेंगे। यहां पर जो आयतन में परिवर्तन है वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 लीटर पानी था, उसको अपन ने फ्रिज में डाला और जो बर्फ मिला वो भी उसी के आयतन का था, तो आयतन में परिवर्तन लगभग 0 होता है। लगभग कितना होता है, तो भाई 0 होता है, बस खत्म बात। 0 0। पहले आप इतना नोट करेंगे, पक्का? यस सर। अब जैसे ही आपने ये नोट किया उसके बाद अब ये इस वाले पार्ट को मैं हटा देता हूं क्योंकि हम इसका पहला वाला पार्ट अब करने वाले हैं, ठीक है। तो डेल एच अपने को निकालना है भैया, हाउ जी। तो डेल एच डेल यू अपने को निकालना है, डेल एच अपने पास दिया हुआ है। तो डेल एच क्या होगा आपका, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, डेल एच, और अभी अपन ने सूत्र देखा था क्या था, प्लस डेल एन आर टी था। चलो क्या यही था, क्या यही अपने पास सूत्र था? बोलो यस सर, यही हमारे पास सूत्र था। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, चलो। तो आपने, एक मिनट, सूत्र यार ये तो नहीं था यार, सूत्र ने तो अपने को थोड़ा सा धोखा दे दिया। सूत्र ये नहीं था, सूत्र इसका उल्टा था, डेल यू नहीं था, डेल एच यहां पर आएगा, है ना। डेल एच इज इक्वल टू कितना था, डेल यू प्लस इतना था, यही था ना। यस सर, डेल एच इज इक्वल टू ये था। निकालना क्या है, तो भाई डेल यू निकालना है। देखो पूछा गया आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना आपको करनी है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि भाई डेल यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एच माइनस डेल एन जी, और यहां पर आपका आर टी आ जाएगा, खत्म बात। डेल यू इज इक्वल टू डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी आ जाएगा, ठीक है। अब डेल एच जो है वो ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, कितना, ध्यान से देखेंगे, 41 किलो जूल प्रति मोल। चलो ये डेल एच का मान दिया हुआ है, बस अब बाकियों की वैल्यूज अपने को पुट करनी है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा कि भाई डेल यू जो होगा वो आपका कितना होगा, डेल एच है तो उसका तो आप 41 यहां पर ले लीजिए, माइनस, अब बताओ आप मुझे कि यहां पर जब आप मोलों की संख्या लिखेंगे, जब आप यहां पर मोलों की संख्या लेंगे तो आप कितनी लेंगे, कितना परिवर्तन हुआ, तो जब आप वो कहेंगे कि सर यहां पर जो गैसीय मोल है ना वो कितना है भाई, 0 है, यहां पर कितना है, 0 है, और यहां पर गैसीय मोल कितना है। क्योंकि एक बात बताओ, जब कोई ये द्रव अवस्था में है, पानी के ऊपर तो भाई गैसीय मोल कितने होंगे, बात समझ में आ रही, किसके, तो वाष्प के तो भाई 0 होंगे, तो गैसीय मोल यहां पर 0 होगा और यहां पर गैसीय मोल कितना होगा, 1 होगा। तो इस हिसाब से जो डेलन होगा ना बेटा, डेलन जी जो होगा, क्योंकि हम सिर्फ गैसीय मोलों को लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, तो बेटा वो 1 हो जाएगा, खत्म बात। रख दो यहाँ पे, पटक उठा के रखने का, पटक के रखने का और हीरो बनने का। इनटू आर की वैल्यू 8.314 इनटू टी कितना दिया है, तो भैया 373 केल्विन, बस कैलकुलेट कर लो। आप कैलकुलेट करेंगे, आपका जो आंसर है वो आपके सामने होगा, ठीक है। कुछ उठा पटक करनी है क्या अपने को, अपने को कोई भी उठा पटक नहीं करनी है, बात समझ में आ गई, खत्म खेल। तो जो भी आएगा आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, खेल हो गया कैसा, खत्म। पर याद रहे ये वाला बेटा किस में आएगा, जूल में आएगा, तो आप इसको क्या करना, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो आपका आंसर बहुत नेगेटिव में आएगा। जल्दी से कैलकुलेट करो फिर मुझे बताओ, हरी अप। चलिए, तो आपने कहा सर ये तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि भैया देखो, ये वाला जो आंसर है ये किस में आएगा, आपका जूल में आएगा, और हमने डेल एच जो लिया है वो 41 किलो जूल लिया हुआ है। इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर जो भी आंसर आएगा उसको आप डिवाइड किससे कर देंगे,
भाई 1000 से, राइट, और उसके बाद फिर आप 41 में से क्या करेंगे भाई, माइनस करेंगे। यदि आप इसको वापस से किलो जूल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर बहुत खतरनाक आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। तो एक काम करते, कैलकुलेशन करने में समय बर्बाद नहीं करते, इसका कैलकुलेशन जो है वही अपन देख लेते हैं। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। तो भैया डेल एच इज इक्वल टू कितना हो गया, तो आपने कहा सर डेल यू प्लस इतना। अब भाई डेल यू इज इक्वल टू कितना, डेल एच माइनस इतना। अब बड़ी सिंपल सी कहानी कि डेल एन जी जो है वो हम निकाले थे कितना, राइट, पहले वाले केस के लिए तो भाई 1। जब द्रव से आपका जो जल है वो किस में जा रहा था, तो भाई आपके भाप यानी कि गैसीय अवस्था में। चलो ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 1 हो गया आपका, ठीक है, ये आपका डेल एच हो गया, ये हो गया माइनस, ये देखो माइनस लगा हुआ है, सारी वैल्यूज को हमने पुट कर दिया, ये आंसर आया किलो जूल में कितना, 3.096। वैल्यू को हमने यहां पर पुट कर दिया, डेल यू जो है आपका वो टर्न हो गया। क्लियर है कहानी, यस सर, मस्त वाली बात। अब चलो बढ़ते आगे। ठीक, अब इसका हम दूसरा वाला जो केस है ना उसको लेते हैं, जिसके लिए हमने अभी डिस्कशन किया हुआ था कि भाई 1 मोल जल को बर्फ में अपन परिवर्तित कर रहे हैं। 1 मोल जल जो है उसको बर्फ में हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। मतलब ये हो गया आपका L, ये आपका परिवर्तित होगा H2O में, और ये यहां पर आ जाएगा सॉलिड। बात समझ में? तो भाई ये कौन सी चीज है, तो आपने कहा सर जल। ये क्या है, तो ये क्या हो गया भाई, बर्फ हो गया। आयतन में जो परिवर्तन है वो लगभग कितना आया, 0 आया। यहां पर आयतन में जो चेंज है, राइट, वो लगभग कितना आया भाई, 0 आया। अब जब लगभग 0 आयतन में परिवर्तन आएगा तो डेल वी भी लगभग कितना होगा, 0 होगा। बहुत परिवर्तन नहीं आता है। जब डेल वी जो है वो भी आपका, इसको बड़का बना देते हैं अपन, ठीक है, जब डेल वी जो है वो आपका 0 होगा तो डेल एन जी जो है वो तो ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, डेल एन जी जो है वो भी आपका कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। खत्म बात समझ में? तो इस सिचुएशन में यदि हम एंथैल्पी निकालना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखोगे भाई, डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल एच माइनस डेल एन जी आर टी यदि आप लगाते हो तो ये टर्म तो वैसे ही 0 है। सो डेल यू इज इक्वल टू व्हाट, डेल एच माइनस 0, मतलब कि यहां पर आपको डेल यू इज इक्वल टू डेल एच ही होगा। तो जो आंसर है वो वापस से कितना आ जाएगा भैया, 41 पॉइंट। तो ये अच्छा रिवीजन क्वेश्चन था, 41.0 किलो जूल और यहां पर मोल। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, इनको देखकर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बढ़िया सवाल होते हैं और इनसे रिवीजन जो है अपना बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। ठीक है, चलो इतना अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो, अपन बढ़ते हैं आगे, मजा आएगा। इसका भी अपने पास शायद हो सकता है कि सॉल्यूशन गिवन हो या भी ना भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है, अपन तो कर ही चुके हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये तो अपने को क्लियर हो गया कि सर ऐसी सिचुएशन जहां पर आयतन में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, वहां पर डेल एच और डेल यू जो है वो कैसा हो जाएगा, तो भैया एक समान हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। चलते हैं इस कहानी को थोड़ा और आगे लेकर। अब हम बात करने वाले हैं ऊष्माधारिता, एक बढ़िया वाला टॉपिक। चलो इसको अपन समझने की करते हैं कोशिश, और इसके लिए मैंने क्या किया, एक बनाया डिब्बा। तो ये बनाया हमने एक तगड़ा वाला डिब्बा 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 डिब्बा, और इस डिब्बे के अंदर हम भर देते हैं जल। इस डिब्बे के अंदर जो है हम लोग भर देते हैं कौन सी चीज, तो भैया जल 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 जल। तो इस डिब्बे के अंदर जो है हमने भर दिया है जल 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 जल। अभी मछली वछली नहीं बनाएंगे इसमें अपन, है ना। चलो और एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, इसको करते हैं गरम। तो डिब्बा, और पढ़े लिखे लोग डिब्बे को क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं केमिस्ट्री वाले, निकाय कहते हैं। चलो अब हम इसको गर्म करेंगे, और इसके अंदर कौन सी चीज भरी हुई है, तो भाई जल भरा हुआ है। आपने कहा हाँ जी सर। अब सीधी सी बात है कि यदि हम यहां से ऊष्मा सप्लाई करेंगे, यदि हम यहां से ऊष्मा देंगे बेटा, तो जल जो है उसका तापमान कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखना। यदि हम यहां से ऊष्मा देंगे तो जल का तापमान बढ़ेगा। आपने कहा हाँ सर, जैसे जैसे ऊष्मा देते जाएंगे जल का तापमान बढ़ता जाएगा। क्लियर है कहानी? तो हमने यहां पर एक ज्ञान की बात की, हमने कहा दिमाग लगाते हैं, एक नियम बनाते हैं। बात समझ में? क्योंकि साइंस में हर एक वो चीज जो कॉमन सेंस है वो क्या है, नियम है। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, साइंस में हर एक वो चीज जो कि कॉमन सेंस है, जिसके पीछे लॉजिक है, तथ्य है, राइट, वो एक नियम बन जाती है। तो हमने कहा भैया ऊष्मा जो होगी वो कैसी होगी, वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किस में भाई? तो ताप में परिवर्तन में। ताप में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ कैसी होगी? तो भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। बड़ी सिंपल सी कहानी। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? बड़ी अच्छी वाली बात। तो हम लिखेंगे Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? डेल T। आपने कहा सर ये तो बहुत सही है, बात समझ में आई? आपने कहा सर ये तो बहुत सही है कि भैया ऊष्मा जितनी देंगे उतना ज्यादा जो है ताप में क्या होगा? तो भाई परिवर्तन होगा। अब यहां पर एंट्री होती है किसकी? एक स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट की। वो कांस्टेंट कौन सा है? तो भैया बहुत ध्यान से देखेंगे, Q इज इक्वल टू व्हाट? C डेल T। अब सवाल पैदा होता है कि सर C बोले तो, अरे भैया C बोले तो क्या? ऊष्माधारिता। ये क्या है? बहुत ध्यान से देखिएगा, तो ऊष्माधारिता। अब बोलोगे सर डेफिनेशन हो जाए एकदम गर्मा गर्म, वो भी हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखो, दैट C इज इक्वल टू व्हाट? Q बटे डेल T। C जो रहेगा बबुआ वो क्या होगा आपका? आपने कहा सर Q बटे कितना? डेल T। तो C इज इक्वल टू कितना हो गया? तो भैया Q बटे डेल T हो गया। अब इसको आप कैसे बताओगे? तो देखो एक और इसके लिए अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, बढ़िया वाला। ठीक है, ये हमेशा के लिए कहानी आपके समझ में आना बहुत जरूरी है बेटा। तो मैंने एक डिब्बा यहां लिया। आपने कहा हाँ जी सर। एक डिब्बा हमने यहां पर लिया। बात समझ में? दोनों में हमने क्या डाल दिया? तो भैया दोनों में अपने जल डाल दिया। टडे टडे, दोनों में हमने क्या डाल दिया? तो भैया दोनों में जो है हमने क्या डाल दिया? बेटा दोनों में अपने जल डाल दिया। जल। चलो यहां पर भी जल है, नहीं यहां पर हमने एक जल डाला है, यहां हमने कोई यहां पर द्रव्य A डाला है, और यहां पर जो है हमने द्रव्य कौन सा डाला है? तो भाई B डाला है। बात समझ में? और दोनों को जो है हम Q ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब Q मात्रा की ऊष्मा ही दे रहे हैं हम दोनों को। तो दोनों को जो है हम क्या दे रहे हैं? तो भैया Q मात्रा की ऊष्मा दे रहे हैं। आपने कहा सर चलो बढ़िया वाली बात है। अब इसका भी पहले जो तापमान था T1 था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, और ये दूसरा वाला जो द्रव है इसका भी जो तापमान था वो कितना था? तो भाई 20 डिग्री सेल्सियस था। बोले तो दो डिब्बे हैं, दोनों में अलग अलग चीजें भरी हुई है, दोनों को आप गर्म कर सकते हो। दोनों का जो शुरुआती टेम्परेचर था वो आपका एक मिनट ना रुको, T1 डैश कर देते हैं इसको अपन, है ना, इसको, या फिर इसको TB बोल दो, इसको TA बोल दो, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा अपने को। अब ये ऐसा था, बात समझ भाई। ऊष्मा देने के बाद इसका जो तापमान है, बहुत ध्यान से देखना, ऊष्मा देने के बाद T0A डैश कितना हो गया? तो भैया ये 60 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये वाला जो है ये तो बिल्कुल रुका ही नहीं, राइट, और ये 130 डिग्री सेल्सियस हो गया। बात समझ में आई क्या? बोलो यस सर। तो अब आप मुझे बताओ कि भाई तापमान में ज्यादा परिवर्तन कहां पर आया? तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इधर वाला जो है ना ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये कि इसको जितनी ऊष्मा देते जा रहे हो उतना ज्यादा इसका तापमान बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है सर। मतलब ये कि यहां पर जो ताप परिवर्तन था वो कैसा है भाई? ज्यादा है, और यहां पर जो ताप परिवर्तन है, बहुत ध्यान से देखेंगे, वो कैसा है? कम है। बहुत सिंपल से घिसी पिटी कहानी कि एक तरफ तापमान में परिवर्तन बहुत ज्यादा है बेटा, और एक तरफ तापमान में परिवर्तन कैसा है भाई? कम है। ठीक है, अब हमने एक सूत्र अभी बनाया था ना, ये देख लो एक बार, देख लिया। अब हमने कहा था भैया C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय डेल T। बात समझ में? तो यदि हम कहते हैं कि यदि Q जो हो वो कैसा हो, यदि वो स्थिर हो, तो इसका मतलब C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ व्हाट? डेल T। इससे हम ये सीखे कि तापमान में यदि परिवर्तन ज्यादा होगा तो ऊष्माधारिता कैसी होगी? कम होगी। ऊष्मा को धारण करने की जो क्षमता है उसी को हम बोलते हैं क्या भाई? ऊष्माधारिता। बात समझ में आ गई? और इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। हीट नहीं बोलेंगे, ऊष्मा को धारण करने की क्षमता। बात समझ में आई? और इसको हम क्या बोलेंगे? ऊष्माधारिता। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जब तापमान में वृद्धि ज्यादा होगी तो ऊष्माधारिता कम होगी, मतलब पदार्थ ने अपने पास ऊष्मा रखी ही नहीं, तापमान बढ़ाने में उसको क्या कर दिया भाई? यूज कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो अब बताओ जरा, तापमान में परिवर्तन ज्यादा तो ऊष्माधारिता कैसी? कम। तो बस खत्म बात। तो अब यहां पर तापमान में परिवर्तन कम है, इसका मतलब यहां पर जो C है ना, C ऊष्माधारिता, वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। और यहां पर जो C है ना,
बात समझ में आई? वो कैसी होगी भाई? कम होगी। अब कोई भी दो चीज आप ले लीजिए, एक समान ऊष्मा दे दीजिए, जिसमें तापमान जल्दी परिवर्तित हो रहा है उसकी ऊष्माधारिता कैसी होगी भाई? कम होगी। मतलब वो अपने अंदर ऊष्मा को रख नहीं रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है और उससे तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पर यदि कहीं पर तापमान में परिवर्तन बहुत कम हो रहा है तो उसकी जो ऊष्माधारिता है वो बहुत ज्यादा है, जैसे कि जल। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में बढ़िया से नोट करेंगे आप सभी। ठीक, आपने कहा हां जी सर, ये भी नोट करेंगे। और जब तक थर्मोडायनेमिक्स चलता रहेगा, जब तक ऊष्मा गतिकी चलती रहेगी, अपन मोमबत्ती जलाते रहेंगे, हैप्पी बर्थडे मनाते रहेंगे और किसी तरफ को गर्म करते रहेंगे। बात हो गई खत्म। ठीक है जी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमने वही तो किया, हमने कहा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद T del T। फिर हमने कहा भाई एक कांस्टेंट लगाते हैं, दिस इज व्हाट? C del T। हमने कहा भैया एक कांस्टेंट लगाते हैं, हीरो बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट? Q इज इक्वल टू C del T। ये ठीक है? आपने कहा हाँ जी सर। यहां तक तो जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है। चलो भैया, अब मैं कह रहा हूं वो जो ऊष्माधारिता है ना, वो निकाय का आकार, संगठन और प्रकृति पर भी क्या करता है? निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है? तो जो C गुणांक यहां पर आपको मिला सॉरी, ये जो C गुणांक आपको यहां पर मिला, इसी गुणांक को आप क्या कहोगे भाई? ऊष्माधारिता कहोगे। इसी को आप क्या कहोगे? ऊष्माधारिता कहोगे। खेल हो गया खत्म। खेल कैसा हो गया? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है भाई, खेल कैसा हो गया? खत्म हो गया। इसी को अपन ने क्या कह दिया? ऊष्माधारिता कह दिया। ठीक है, चलो ये फिक्स। आपने कहा हाँ जी सर। चलिए, ऊष्माधारिता में अभी हमने पदार्थ के द्रव्यमान की, मोल की, किसी भी चीज की कोई बात नहीं की है। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊष्माधारिता। तो ऊष्माधारिता क्या है? तो एक प्रकार का सिर्फ स्थिरांक है। ठीक है, कि तापमान में परिवर्तन जिसका ज्यादा होगा उसकी ऊष्माधारिता कम होगी, तापमान में परिवर्तन जिसका कम होगा उसकी ऊष्माधारिता कैसी होगी? तो भैया ज्यादा होगी। तीन अपन गोले बनाएंगे, अपन हीरो बनेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। अपन बनने वाले क्या? हीरो। पहला गोला, दूसरा गोला। बात समझ में आ गई? एंड दिस मस्ट बी द तीसरा वाला गोला। ठीक, चलिए आइए निपटाते हैं इस टॉपिक को तगड़े से। ठीक है जी? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तो ऊष्माधारिता किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भैया कैपिटल C। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रुको, तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? तो भाई कैपिटल C। ये लिख दिया मैंने, कैपिटल C। बात समझ में आई? कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे ऊष्माधारिता को, और ऊष्माधारिता हो जाएगी आपकी क्या? Q बटे डेल T। तो इकाई भी निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि क्या होती है भाई? जूल होती है। बात समझ में आ रही है? डेल T की जो इकाई है वो आपकी क्या हो जाएगी? बड़ी सिंपल सी कहानी, इकाई जो है वो जूल पर केल्विन हो जाएगी। दैट्स ऑल। ये बन गई आपकी ऊष्माधारिता। क्लियर है? चलिए, अब हमने कहा भाई केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं यार, ये तो फिजिक्स वाली बात हुई ना, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जब तक मोल के संक्षेप में बात नहीं करेंगे, जब तक द्रव्यमान को लेकर बात नहीं करेंगे, तब तक बबुआ मजा नहीं आएगा। तो क्या करने का? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले इतना नोट कर लो बेटा, ये भी नोट करो और ये भी नोट करो। यहां ऊष्माधारिता अपन के खत्म। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको मिटाया, हीरो बने, आगे बढ़े। तो ऊष्माधारिता के ज्ञात होने पर हम तापीय वृद्धि के नाप को आराम से क्या कर सकते हैं भाई? ज्ञात कर सकते हैं। देखो लिखा हुआ है स्पष्ट शब्दों में कि यदि C का मान ज्यादा है, अरे वाह, यदि C का मान कैसा है? ज्यादा है, तो ऊष्मा से तापीय वृद्धि कैसी होगी? अल्प होगी। जल की ऊष्माधारिता कैसी होती है भाई? अधिक होती है। जल जो होता है बहुत सारी ऊष्मा को अपने अंदर समेटे हुए रहता है, इसलिए तापमान में वृद्धि जल में बड़े धीरे धीरे होती है। क्लियर है कहानी? बोले यस सर। तो जल की ऊष्माधारिता कैसी है? अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका ताप बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए होगी। तो जिसकी ऊष्माधारिता ज्यादा होती है उसका ताप बढ़ाने के लिए ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए होती है। तो C जो होती है वो पदार्थ की मात्रा के साथ कैसी होती है? समानुपाती होती है। पदार्थ की मात्रा मतलब किधर जा रहे हैं? मोल की तरफ। बात समझ में आई? चलो इतना नोट करेंगे अब।
आपने किया नोट, हमने कहा ओके जी, बढ़ते हैं आगे। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करेंगे मोलर, अरे यार ऐसे मत करो यार, गोला ही बनता जा रहा है। मोलर ऊष्माधारिता, बात समझ में आई? ऊष्माधारिता में कितना द्रव्यमान है, कितना मोल है, क्या है, कुछ कछुआ तो पता नहीं, पर यदि हम बात करते हैं मोलर ऊष्माधारिता की, पर यदि हम बात करते हैं भाई मोलर ऊष्माधारिता की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मोल की ऊष्माधारिता, तो मैं एक नया ऐड कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, मोलर ऊष्मा और धारिता, ठीक है जी। चलो ये हो गया बेटा हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा आपका मोलार हीट कैपेसिटी। तो मोलर ऊष्माधारिता जो होगी ना, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो भाई उसको C और M से रिप्रेजेंट करोगे। कौन सी M? CM बोले तो हीट कैपेसिटी, कौन सी हीट कैपेसिटी, तो भैया मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। चलो, और ये क्या होती है, एक मोल की ऊष्मा यानी कि हीट ऊष्माधारिता, बात समझ में आई? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आपने कहा सर Cm इज इक्वल टू वॉट, एक मोल की ऊष्माधारिता है बबुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाय मोल, यही होगा, ठीक, पक्का। चलो यहां पर यदि हम देखेंगे तो भाई Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C डेल T हो जाएगा बेटा। यहां पर यदि हम C का मान निकालेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा Cm गुणा मोल जो है, वहां पर मेरे को ना पता है क्या लिखना चाहिए, N लिखना चाहिए। N जो है वो किसको दर्शा रहा है भाई, मोल को दर्शा रहा है, बात समझ में आई? तो यहां पर Cn आ जाएगा, तो एक सूत्र अपने को ये मिल जाएगा। तो यदि हम इसके लिए क्या बनाते हैं भाई, Q का मान बनाते हैं, तो Q में जहां पर C था, अब वहां पर क्या आ जाएगा, तो ये पूरा आ जाएगा Cm गुणा N, ठीक है, गुणा कितना, तो भैया डेल टी, खत्म बात। तो एक तरफ हमारे पास ऊष्माधारिता है, एक तरफ हमारे पास क्या है, तो भैया मोलर ऊष्माधारिता है, बात समझ में? अब देखो, अभी अपने एक मोल की ऊष्माधारिता निकली है, अब यदि हम निकालते हैं प्रति इकाई द्रव्यमान की ऊष्माधारिता, भैया तीनों में बच्चों को बहुत कंफ्यूज होता है, और आज जो है कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्या करते हैं भाई, खत्म ही कर देते हैं। आज जो है कंफ्यूजन को हमेशा के लिए क्या करते हैं, तो भैया खत्म ही कर देते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखना। तो अब हम बात करने वाले हैं यहां पर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। मैं क्या कह रहा हूं, अब हम बात करेंगे किसकी, विशिष्ट ऊष्माधारिता की, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, छुटके सी से। कंफ्यूज नहीं होगा कोई भी, बात समझ में आई? तो इसको अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, छुटका वाला जो सी रहेगा उससे। और ये क्या होगी, प्रति इकाई द्रव्यमान, 1 किलोग्राम की बात हो रही है, इकाई द्रव्यमान, डेफिनेशन भी अभी हम इसके देखेंगे, द्रव्यमान की ऊष्माधारिता, खत्म बात। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात, C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C बट्टे M। M क्या है यहां पर, तो आप द्रव्यमान ले लो, मास ले लो। तो यहां से बेटा एक बात बताओ, कैपिटल C इज इक्वल टू स्मॉल c इंटू M हो जाएगा, बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, केमिस्ट्री है इसीलिए यहां पर छुटकू सी लिया जा रहा है। फिजिक्स यदि होगी तो यहां पर ऐसा आ जाएगा, फिजिक्स यदि होगी यानी कि भौतिक यदि होगी तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ऐसा आ जाएगा। केमिस्ट्री तो छोटा वाला सी लिया जा रहा है, बात समझ में? आपने कहा हाँ जी सर, सूत्र अपना बदल जाएगा, Q इज इक्वल टू व्हाट, C डेल टी होता है, रुको, C डेल टी होता है, अब वो Q इज इक्वल टू व्हाट हो जाएगा, C M डेल टी। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, बोलो यस सर, बोलो यस सर। ये रहे तीनों फॉर्मूले, तीनों की परिभाषा जो है दिमाग में और अपनी कॉपी में सीधे पटकते हैं और बढ़ते हैं आगे, मजा आने वाला है। चलो नोट कर लो।
तो इस तरीके से ऊष्माधारिता हमने निकाल ली, मोलर ऊष्माधारिता हमने निकाल ली, विशिष्ट ऊष्माधारिता भी हमने निकाल ली। सबके आप सिंबल्स देख लीजिए, सबकी आज डेफिनेशन देख लीजिए, सबके आप सूत्र देख लीजिए। क्लियर? एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी सी गिवन होता है, कभी कभी सीएम गिवन होता है, कभी कभी स्मॉल वाला सी गिवन होता है। बात समझ में आ रही है? जब जो चीज गिवन है वैसा उठा के पटकने का और जो है हीरो बनने का, खेल खत्म। चलो पक्का? यस सर बोलो यार, मजेदार बात। चलिए भैया अब देखो, तो ये आपकी कौन सी है? 1 मोल की ऊष्माधारिता, इसको हमने मोलर ऊष्माधारिता कहा। और यदि हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो बहुत ध्यान से देखेगा बबुआ। यह ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 मूल पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए उपयोग होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलर ऊष्माधारिता बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? भाई विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो ये जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है, राइट, ये क्या होता है? वह ऊष्मा जो इकाई द्रव्यमान, इकाई मोल नहीं, इकाई द्रव्यमान के किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? तो भैया ये हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो ये जो है वो छुटकू सी है, ये जो है वो कैपिटल सी एम है। इसका फॉर्मूला C डिवाइड बाय N है, इसका फॉर्मूला C डिवाइड बाय M है। खलास, नोट किया जाए। हरिया पक्का? जल्दी से चलो, तो हीट पढ़ लिया, हीट कैपेसिटी पढ़ लिया अपन ने, मस्त वाली बात देख ली अपन ने। ठीक है, चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे इस कहानी को लेकर। आ जाओ। हाँ हो गया, अब सब देख लिया अपन लोगों ने, Q इक्वल टू सब निकाल लिया हम लोगों ने, CM डेल्टी वेल्टी सब निकाल लिया, सब सूत्र वहां पे रखे हुए, पटक पटक के मारे सारे सूत्रों को। ठीक है, चलो पक्का? आ जाओ। अब क्या करेंगे? एक ऐसा तगड़ा वाला डेरिवेशन देखेंगे ना, जो कि बिल्कुल ऐसे जान है, केमिस्ट्री फैकल्टीज की जान होती है वो वाला आपका जो डेरिवेशन है वो। मतलब ये स्कूल में आता ही आता है भाई, भले 2 अंक के लिए आए, 3 अंक के लिए आए, कहीं कहीं पर तो 1 अंक के लिए आए, पर अब जो डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है और स्कूल में ये पूछा ही जाता है कि सीपी और सीवी के बीच में संबंध बता दीजिए। बात समझ में आई? सीपी और सीवी के बीच में संबंध बता दीजिए। मतलब कि सीपी, अरे यार ये पीला वाला गोला बहुत परेशान कर रहा है यार। सीपी और सीवी के बीच में क्या करेंगे भैया? संबंध बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बहुत सिंपल वाली बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पर करते हैं। ठीक, सीपी वर्सेस सीवी। अरे बाबा, सीवी एंड तो और सीवी के बीच संबंध। ठीक है, सीपी और सीवी के बीच में संबंध। अब आप बोलोगे सर सीपी बोले तो, अरे बड़ी सिंपल सी कहानी। देखो सीपी क्या है? तो ये है आपकी क्या? ऊष्माधारिता। ठीक है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, और सीवी क्या होगा? तो भैया स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। बस इतनी सी कहानी है, बात समझ में आ गई। तो जब बात स्थिर दाब और स्थिर ताप की होती है, क्लियर है कहानी, तो किसमें परिवर्तन आता है? तो भैया ऊष्मा में भी अलग अलग तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपने कहा सर डेल यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू तो होता ही होता है। और आंतरिक ऊर्जा में जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो आयतन स्थिर होता है। बोलो समीकरण नंबर 1। जब आयतन को हमने स्थिर मान लिया तो उस टाइम पर परिवर्तन किस में होगा? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसी तरीके से जब एंथैल्पी में परिवर्तन निकालते हैं तो वहां पर हम कहते हैं कि भैया दाब जो है वो कैसा होगा?
दाब जो है वो कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा बिटवा, दाब जो है वो बेसिकली कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, नियत होगा, बस खत्म। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि डेल यू और डेल एच का आपसी संबंध क्या है। बात समझ में आ रही है, दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। तो आपको पता है कि जो डेल एच होता है वो डेल यू प्लस पी डेल वी होता है। आपने कहा अरे सर ये तो रिवीजन ही हो रहा है अपना। आपने कहा सर वाह ये तो बढ़िया है, आज की पूरी क्लास का ही क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। बस बने रहिए, 1 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर सेट कर रहा हूं। ये जानते हैं ना? बोले यस सर। अरे जानते हो तो गोला मारो भाई इसके आसपास, काहे चुप बैठे हो। ये लो, इस समीकरण को गैसीय अवस्था के लिए भी कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, गैसीय अवस्था के लिए मैंने कहा, गैसीय अवस्था के लिए मैंने कहा, गैसीय अवस्था के लिए मैंने कहा भैया, गैसीय अवस्था के लिए आपने कहा ओके गुरुजी। मैंने कहा गैसीय अवस्था के लिए डेल एच जो है वो क्या होगा। आपने कहा सर डेल एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू तो यहीं पर रहेगा, पर इधर पर थोड़ा सा खेल जो है वो बदल जाएगा। क्या बदलेगा, आओ लिखते हैं। तो गैसीय अवस्था के लिए डेल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो डेल यू प्लस जहां पर पी डेल वी है वहां पर हो जाएगा डेल एन जी आर टी। बोलो यस सर, यही होगा क्या, पक्का। अब यदि हमने मोलों की जो संख्या थी, बात समझ में आई, अब हमने जो मोलों की संख्या है, क्लियर है कहानी, बोलो यस सर। इस बार हमने इसमें एक सिचुएशन लगाई कि जो n है वो स्थिर है, ठीक, और ताप जो है वो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। बहुत ध्यान से देखना, ताप जो है वो परिवर्तित हो रहा है। तो ये सूत्र कैसा दिखने लगेगा, तो भाई ये दिखने लगेगा डेल एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल यू प्लस डेल एन एन आर डेल टी। इसको बोल दो आप, कोई भी समीकरण बोल दो, कोई भी मतलब उसके बाद वाला होगा, ठीक है। इसको आप 3 बोल दो, कोई दिक्कत। आपने कहा नहीं सर, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो, हीरो बन जाओ, बढ़ाते हैं आगे। आगे आपको जो है और धमाकेदार चीज सिखाते हैं, यहां तक नोट करो। अब आपने कहा सर बहुत बढ़िया, डेल एच अपन ने निकाल लिया, डेल यू प्लस एन आर डेल टी तो यहां पर हो ही गया है ना। अब एक काम करते हैं बेटा, डेल एच और देखो ये भी तो जानते हो ना आप, तो आपको ये भी तो लिखना पड़ेगा कि यहां पर अभी अभी ताजा ताजा हमने ऊष्माधारिता सीखी है। बोले यस सर। तो एक बात बताओ, जब Q इज इक्वल टू सी डेल टी होता है, हमने कहा हाँ सर अब भी तो देखा Q इज इक्वल टू सी डेल टी होता है। अरे तो बबुआ क्यू वी इज इक्वल टू सी वी डेल टी भी तो होगा ना यार, बिल्कुल होगा, मस्त वाली बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, तो यहां पर जो क्यू वी है वो है आपका क्या, तो भैया यहां पर जो क्यू वी है वो हो जाएगा सी वी डेल टी, राइट, और जो क्यू पी है वो हो जाएगा सी पी डेल टी। अपने को ऊष्माधारिता कनेक्ट करनी है, बात समझ में, इसी के बीच में हम कनेक्शन कर रहे हैं। तो अब जहां पर क्या रखा था, डेल यू था, देखो जहां पर डेल एच था वहां पर क्या रखोगे, तो मैं रख देता हूं वैल्यूज पहले। अच्छा रुको 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 रुको, इसके भी बाद रुको, इसके बाद एक और हीरो बन जाते हैं। डेल एच की जगह पर रख देते हैं क्यू पी इजिकल टू डेल यू की जगह पर रख देते हैं क्यू वी प्लस यहां पर रख दो भैया एन आर डेल टी। आपने कहा सर ये तो बहुत हलवा था। अब ऊष्माधारिता की एंट्री कराते, चलो आओ 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 मैदान में भैया, अब एंट्री कराते हैं। लिखो यहां पर ऐसे, अब ऊष्माधारिता की क्या होने वाली है, एंट्री होने वाली है। एंट्री होने वाली है मतलब ये कि QP इज इक्वल टू कितना होगा, तो आपने कहा सर CP डेल टी, और QV कितना होगा बबुआ, तो आपने कहा CV डेल टी। बस दोनों वैल्यूज को ऊपर पटक के रखने का। अब भी पटक के रखते हैं, रुको जरा, अभी रखते रुको रुको, अब भी रखते रुको, अब भी रखते रुको। तो ये दोनों वैल्यूज जो मुझे QP और QV की मिल रही थी, इसको मैं वहां पटकने वाला हूं। तो भैया यहां पर तो CP डेल टी आ जाएगा। हाउ जी, ठीक है जी। मतलब एक काम करते हैं, इसको अपन समीकरण नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। और मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 4 में QP एंड QV का मान
रखने पर। ये ठीक है? आपने कहा सर एकदम चकाचक, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो। जगह नहीं है ना यार, पर कोई बात नहीं, अपन नीचे एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण नंबर 4 में, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज को अपन पटकते हैं, रुको जरा, ये पटका मैंने दोनों वैल्यूज को। मैंने कहा मैं क्यूपी की भी वैल्यू रखूंगा और मैं जो है क्यूवी की वैल्यू भी रखूंगा। तो भैया ये हो गया सीपी डेल टी। रुको 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 रुको, हीरो बनेंगे अपन, रुको। तो अब मैं कह रहा हूं कि मैं वहां पर दोनों वैल्यूज को पुट कर दूंगा। आपने कहा सर बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलो भैया। तो डेल एच की जगह पर हम क्या रखने वाले, नहीं, क्यूपी की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, सीपी डेल टी। चलो सीपी डेल टी इज इक्वल टू, जहां पर डेल यू है वहां पर हम क्या रखने वाले हैं, क्यूवी है, क्यूवी की जगह पर सीवी डेल टी, सी वी डेल टी, खत्म खेल। प्लस यहां पर हम रखेंगे एन आर डेल टी, रख दिया, बन गए हीरो। बात समझ में? अब क्या होगा, इसके बाद होगा जादू। आप यहां तक नोट करेंगे सबसे पहले, हरी अप। चलिए, तो आपने कहा सर मस्त वाली ये समीकरण मिल गई, इसको एकदम मस्त ही मस्त यहां पर जो है 5 नंबर की समीकरण दे दीजिए। बिल्कुल। अब अगले पेज में जब जाएंगे तो इस समीकरण से शुरुआत करेंगे, सीपी डेल टी से, ठीक है। चलो आ जाओ। तो मैंने कहा भैया कि सीपी डेल टी जो है ना इज इक्वल टू कितना था, तो भाई सीवी डेल टी था ना। आपने कहा हाँ जी सर, प्लस कितना था, तो एन आर डेल टी था। क्या करेंगे अब, डेरिवेशन कैसा भी डेरिवेशन हो, लास्ट में कट पिट के कुछ ना कुछ तो आता ही है। बोलो यस सर, बस वो जो कुछ ना कुछ आता है उसको अपन देखेंगे। लाओ भाई सीबी को इस तरफ करो, चलो लाओ। तो सीवी डेल टी माइनस सीवी डेल टी, सीबी डेल टी माइनस सीवी डेल टी इज इक्वल टू व्हाट, एन आर डेल टी। क्लियर? आपने कहा सर कछु कॉमन, अरे भैया बिल्कुल कॉमन, तगड़ा वाला कॉमन। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू यहां पर एन आर डेल टी। इधर वाले डेल टी से इधर वाले डेल टी को आपको क्या करना है, एकदम तहस नहस कर देना है। एक तरफ के डेल टी से दूसरे तरफ के डेल टी को एकदम तहस नहस छिन्न भिन्न कर दो, खेल खत्म। ठीक है? आपने कहा सर हीरो बनने का टाइम आ गया सर। लो, आपने कहा सर एकदम हीरो बनने का टाइम आ गया सर, सर 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 सर, बस खत्म खेल, हो गया डेरिवेशन मजाक मजाक में प्रूफ, पर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। बात समझ में? तो ये कई बार जो है आप लोगों से प्रूव करने के लिए पूछा जाता है कि भैया राइट रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीवी क्या है, तो स्थिर आयतन पे ऊष्माधारिता का मान, और सीबी क्या है, तो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता का मान। इसको अपन बढ़िया तरीके से यहां पर लिखते हैं और बनते हैं हीरो। ठीक है, आ जाओ। तो भैया ये है आपका सीपी इज इक्वल टू वॉट, बड़ा हो गया क्या थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, छुटका। तो ये है आपका सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू वॉट, एन आर। अब हम इसमें एक ज्ञान और देंगे, हम कहेंगे कि यदि गैस का एक ही मोल हो तो ओके, यदि गैस जो है उसका एक मोल हो, बेटा गैस का यदि एक मोल हो तो भैया n बराबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। लो मस्त वाली बात। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू व्हाट, R। अब आप सोच कर देखो कितना कनेक्शन है, अब आप सोच कर देखो कितना कनेक्शन है कि दोनों के बीच में जब आपने अंतर निकाला तो वो आया किसके बराबर, तो भाई यही तो गैस नियतांक है। अरे बाबा, क्लियर? बोलो यस सर, खत्म खेल, आ जाओ। तो डेरिवेशन यहां पर आकर अपना कैसा हो गया, एकदम छिन्न भिन्न हो गया, दिमाग के अंदर एकदम मामला जो है वो सेट हो गया। आप यहां से एक बार और देख लो, कहीं कोई दुख दर्द है पूछ लो। ठीक, खत्म खेल। देख लो देख लो देख लो देख लो, बिल्कुल एकदम चकाचक मजेदार, और अपनी कॉपी में, अपनी खोपड़ी में, अपने ब्रेनवा में, दिमाग में एकदम फिट कर लो। ठीक है जी, चलो भैया। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अपार्ट फ्रॉम हंसी मजाक। प्लीज इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। कुछ और चीजें हैं जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं इसके बाद वाले लेक्चर यानी कि एपिसोड में। और वो लेक्चर आपको कहां पर मिलेगा, आपके अपने फेवरेट हो गया यहां तक, बोलो यस सर, आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे आप कहते हो मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, किसी भी सर्च इंजन पे जाइए, जैसे कि गूगल, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स,
ठीक है, जैसे आप सर्च करोगे ऐसा पेज आपके सामने होगा, विच इज बेसिकली द डायनेमिक पेज, सब कुछ अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले नर्सरी से 12वीं, हिंदी मीडियम वाले जो है 7वीं से 12वीं। बुक्स और ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में गिवन है, और ये जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर हैं, बात समझ में आई? बोले यस सर, ये सब कुछ अवेलेबल है भैया क्वालिटी कंटेंट के साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि घबराने का बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। खेल कैसा करते हैं आज का, खत्म करते हैं। यदि कोई डाउट होगा पूछ लीजिएगा, जितने डेरिवेशंस मैंने करवाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाइएगा, और यदि कोई डाउट होगा तो लेकर आइए, देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग मिल रहे हैं अगली क्लास में, और मजा आने वाला है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।